नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम 28 तारीख को जो हुए हैं उसके थर्ड शिफ्ट के पेपर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए कि क्या यही क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, आप मिला सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन सबसे ऊपर देखिए, पीटी शिव कुमार शर्मा कौन से स्टेट से है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आया था। 35th नेशनल गेम कौन से स्टेट में होगा, ये क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद अंबेडकर जो है डीपीएसपी को क्या कहते। उसके बाद मुद्रा में सिडबी का कितना कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज में बताना था दोस्तों। उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा जो है नॉर्थ में जो है कौन से तट पर है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद है ब्रिजभूषण काबरा जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ओथ ऑफ वायुपुत्र आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद हाईएस्ट टनल आया था 2022 के हिसाब से आया था। उसका देवानंद प्रियदर्शी का जो है उपाधि किसने धारण किया है, एक क्लासिकल एक्सपोनेंट का। इस तरीके क्वेश्चन हमको आया दोस्तों। एक आया क्वेश्चन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया है, ये क्वेश्चन आया था। क्या ये सही है? अगर सही होगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ये हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए क्या क्या क्वेश्चन आया था। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों 368। दोस्तों लैंग्वेज कुछ अलग भी हो सकता है, आप ऊपर भी एक देख सकते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में इसको हम डाल दिए हैं। देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 368 में क्या कहता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 जो है दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। 368 के तहत दोस्तों संसद जो है संविधान में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी सांसद अपनी संविधायक शक्ति या विधायी शक्ति भी इसको बोला जाता है का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरस्त के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधित कर सकेंगे दोस्तों। इस अनुच्छेद में यही कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 368 में 24वें और 42वें संविधान संशोधन को क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किया गया था दोस्तों। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संसद की मूल संरचना बनाते हैं दोस्तों। ये केशवानंद भारती केस में बोला था कि संविधान में तो संशोधन हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान के संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके की जा सकती है दोस्तों। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है दोस्तों। इसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए दोस्तों। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। संयुक्त बैठक के लिए कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय ढांचा में संशोधन के लिए है दोस्तों। अगला बोला जा रहा है कि यदि विधेयक जो है संविधान के संघीय ढांचा में संशोधन के लिए है दोस्तों, तब इसे आधे राज्य की विधायिका द्वारा एक साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए दोस्तों। वर्तमान में मतदान और मतदाता के सदस्यों की बहुमत ये दोनों होना चाहिए दोस्तों। अगला है राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देना चाहिए, ना तो उसका आश्वासन वापस ले और ना ही बिल लौटाए। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है दोस्तों। विधेयक जो है अधिनियम कब बनता है, तो राष्ट्रपति के साइन के बाद बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है, इसका सही जवाब है दोस्तों अटल टनल। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा
10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। इसका सही जवाब है अटल सुरंग। इसका सही जवाब जो भारत में है दोस्तों। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल अटल टनल, जो कि दोस्तों 9.02 किलोमीटर हैज़ बीन बुल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा यह बनाया गया है दोस्तों। द अटल टनल हैज़ बीन बुल्ट अंडर द रोहतांग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय दोस्तों। इट इज़ ऑन द लेह मनाली हाईवे दोस्तों। टनल इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। द लॉन्गेस्ट टनल इज़ 9.02 किलोमीटर। इट हैज़ रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन Keelong and Manali about 60 किलोमीटर। द अटल टनल इज़ अबाउट 3100 मीटर एलिवेशन। जैसा कि आप देख पाए होंगे दोस्तों कि ये हिंदी वर्जन है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है अटल सुरंग है दोस्तों। 9.02 किलोमीटर है दोस्तों। सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल टनल बनाई गई है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर है। सुरंग भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सुरंग की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। इससे जो है केलांग और मनाली के बीच की दूरी करीब 60 किलोमीटर कम हो जाती है। अटल सुरंग जो है 3100 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों नीचे ऊपर बोला था दोस्तों 60,000 यहाँ फीट लिखा हुआ है और एलिवेशन यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। एक चीज़ आप देख पाए होंगे कि एलिवेशन यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। 3100 मीटर, मीटर में 3100 मीटर और फीट में पूछेगा तो 10,000 फीट। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस रूप में वर्णित किया था दोस्तों? उन्होंने नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था दोस्तों। इसको हिंदी में बोला था भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा था दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने। देखिए दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जिसको शॉर्ट में DPSP कहा जाता है का उल्लेख किया गया है दोस्तों। DPSP जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों। चलिए DPSP के बारे में कुछ जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता दोस्तों देखिए, यह जो है उन आदर्शों को निरूपित करता है दोस्तों जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। यह जो है उन आदर्शों को निरूपित करता है जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो DPSP जो है यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है दोस्तों। जो है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो है न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा करना है दोस्तों। से आप इंग्लिश है यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रजभूषण काबरा निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? पूछा गया था कि ब्रजभूषण काबरा जो है दोस्तों आप देखिएगा तो गिटार से संबंधित। इसका सही जवाब है दोस्तों गिटार, इसका सही जवाब है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। वह भारतीय शास्त्रीय गिटार के अग्रदूत भी है दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय गिटार के अग्रदूतों में से एक थे दोस्तों और उन्होंने इस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में परिचित कराया दोस्तों। और उन्होंने इस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत से परिचित कराया दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों मुद्रा विकास योजना में सिडबी का योगदान कितना % है? ये क्वेश्चन आया। इसका सही जवाब है दोस्तों सिडबी अभी जो है उसमें 100% पूंजी का योगदान करता है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि मुद्रा को शुरुआत में लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया है दोस्तों, जिसमें 100% पूंजी का योगदान करता है दोस्तों। वर्तमान में मुद्रा की अधिकृत पूंजी जो है दोस्तों 1000 करोड़ है और भुगतान की गई राशि जो है दोस्तों भुगतान की गई पूंजी है
750 करोड़ जो पूरी तरह से सिडबी द्वारा संचालित होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों, एक क्वेश्चन यह भी आया हुआ है दोस्तों, इसमें कितने स्लॉट होते हैं दोस्तों? इसमें 3 स्लॉट होते हैं दोस्तों, एक शिशु के लिए, एक किशोर के लिए, एक तरुण के लिए। तो शिशु को 50,000 तक का लोन मिल सकता है दोस्तों, और किशोर को जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का मिल सकता है, और तरुण को जो है 5 लाख से ऊपर तक का मिल सकता है दोस्तों, लेकिन 10 लाख से कम होगा, 10 लाख से कम होगा दोस्तों। और भी यह जानकारी है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको शॉर्ट में PMMY कहा जाता है, इसको 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों में 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया यह योजना है दोस्तों। इन ऋणों को PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। ये ऋण जो है वाणिज्यिक बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन आया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों संतूर से संबंधित है, संतूर से संबंधित है दोस्तों। चलिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जो है 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कौन से स्टेट से है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से दोस्तों, भारत में हुआ इनका जन्म। वह एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति है दोस्तों, जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य रूप से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। आगे है, शास्त्रीय एकल क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए दोस्तों उन्होंने अकेले ही अपने लोक वाद्य को लोकप्रिय बनाया। कुछ देखिए दोस्तों, वाद्य यंत्र और संगीतकार को देखिए। सारंगी जो है इससे संबंधित है उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद सुल्तान खां। तबला से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन। बांसुरी से संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये थे कुछ संगीतकार और वाद्य यंत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक नेम ओथ ऑफ वायुपुत्र? इसका सही जवाब है दोस्तों अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसका सही जवाब अमीश त्रिपाठी है। अमीश त्रिपाठी जो है वायुपुत्रों की शपथ नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों। यह पुस्तक जो है 2013 में प्रकाशित हुआ दोस्तों। यह लेखक द्वारा शिव तृत्व की अंतिम पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया, देवानामप्रिय और प्रियदस्ती की उपाधि कौन राजा जो है धारण किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब था दोस्तों अशोक जो है देवानामप्रिय की उपाधि धारण किया। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि देवानामप्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। इसका उपयोग अक्सर अशोक द्वारा प्रियदर्शी शीर्षक के साथ किया जाता था दोस्तों, जिसका अर्थ है वह जो दूसरे के साथ दयापूर्ण व्यवहार करता है। इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से अशोक दोस्तों एक था, और उनके निर्देश जो है पत्थर के स्तंभ और शिलालेखों पर खुदे हुए हैं दोस्तों। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं दोस्तों। मौर्य राजवंश 2300 वर्ष पूर्व कायम हुआ दोस्तों, जिसमें 3 प्रमुख शासक हुए। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा जो है उनका पुत्र जो है बिंदुसार, और तीसरा है बिंदुसार का पुत्र अशोक। अगला है कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी पूर्व हुआ। मौर्य साम्राज्य यानी अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया दोस्तों। धम्म एक ऐसा संस्करण का एक समूह है जिसने मौर्य सम्राट अशोक की नीति बनाई। यानी अशोक की नीति में दोस्तों धम्म शामिल था। धम्म का मतलब होता है युद्ध विजय।
धम का मतलब युद्ध की शुरुआत, धम की आवाज़ का मतलब होता था दोस्तों युद्ध की शुरुआत पहले के ज़माने में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्त के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, उन्होंने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर जनरल जिसने NW इंडिया को नियंत्रण किया। NW का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम को नियंत्रण किया। उसके खिलाफ जो दोस्तों लड़ा और उसको हराया भी दोस्तों। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंबिसार को सत्ता सौंप दिया था दोस्तों। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वो जाकर के अपना वो जैन धर्म का जो प्रथा है संलेखन विधि द्वारा वो अपने प्राण की त्यागी कर दिए थे दोस्तों। संलेखन विधि द्वारा प्राण की त्यागी कर दिए श्रवणबेलगोला में दोस्तों। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 442 ईसा पूर्व ने सबसे पहले मगध की नींव रखी दोस्तों, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गया। बिंबिसार ने काफ़ी हद तक पूर्व के अपने राज्य का विस्तार किया दोस्तों, पूरब की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि बिंबिसार जो था पूरब की तरफ इन्होंने जीता। पहले 16 महाजनपद होते थे और बिहार में 3 महाजनपद होते थे, जिसमें था अंग, वज्जी था और मगध था दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं। कनिष्क के बारे में जानते हैं दोस्तों। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो दोस्तों कनिष्क था दोस्तों। 78 ईस्वी से लेकर के 103 ईस्वी 78 ईस्वी से लेकर के 103 ईस्वी तक था दोस्तों। उनके साम्राज्य की राजधानी जो था पुरुषपुर या फिर पेशावर था दोस्तों। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है। उसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की दोस्तों। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया दोस्तों। कनिष्क जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध परिषद का आयोजन किया था दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया दोस्तों। आप चौथे बौद्ध संगति के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था दोस्तों। और यह जो है अंतिम बौद्ध संगति जो है इनका जो है चौथा बौद्ध संगति था, वहीं से हीनयान और महायान की शुरुआत हुई दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था। इसका सही जवाब था दोस्तों दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। चलिए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों आप बात करिए तो 1927 में इनकी स्थापना हुआ दोस्तों। 1923 से 1924 में दोस्तों एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जिसमें फरवरी 2024 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के 8 एथलीट को प्रबंधक हैरी क्रोबक के साथ 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोस्तों चुना गया। आगे देखते हैं। इससे भारत में खेलों के विकास और संस्थागतकरण को प्रोत्साहन मिला दोस्तों। और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का गठन किया गया दोस्तों। IOA का गठन दोस्तों 1927 में किया गया, जिसके संस्थापक सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर एजी नोहरान थे। दोनों ही इनके संस्थापक थे दोस्तों। किनके? IOA के, भारतीय ओलंपिक संघ के। जिसका फुल फॉर्म होता है IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दोस्तों आगे देखिए। जिस वर्ष 1927 में इसका गठन हुआ, उसी वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति द्वारा मान्यता दी गई दोस्तों। जिस वर्ष 1927 में इसका गठन हुआ, उसी वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ
समिति द्वारा मान्यता दी गई थी दोस्तों। जब इसका गठन हुआ 1927 में, उसी टाइम जो है दोस्तों इसको अंतर्राष्ट्रीय से भी जोड़ दिया गया था। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था दोस्तों। पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था। देश का प्रतिनिधित्व जो है एक एंग्लो इंडियन जो है कर रहे थे दोस्तों, जिसका नाम था नॉर्मन प्रीचर्ड ने किया था दोस्तों। नॉर्मन प्रीचर्ड था उनका नाम, जो उस दौरान पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे दोस्तों। भारत में ओलंपिक आंदोलन के समन्वय के लिए एक संगठन के निर्माण के बीच 1920 और 1924 के ओलंपिक में भारत की भागीदारी से संबंधित है दोस्तों। जब सर दोराबजी टाटा के एकजुट भारत में ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी दोस्तों। यह जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है दोस्तों। आईओसी और ओसीए इसका फुल फॉर्म होता है। आईओसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ओसीए का फुल फॉर्म होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। आईओसी और ओसीए के सदस्य के रूप में देश में ओलंपिक आंदोलन को विकसित करना, बढ़ावा देना और सुरक्षा करना भारतीय ओलंपिक संघ की प्राथमिक मिशन है दोस्तों। इसमें देखिए आईओसी और ओसीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। आईओसी का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओसीए का फुल फॉर्म होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओसीए का फुल फॉर्म ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था 1902 में, यानी 1902 में कौन कहा था कि इंडिया इज़ नॉट कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल बट रेदर फॉर द प्रॉफिट ऑफ हर कनक्वेरर। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। अब इसके बारे में जानते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम, एनी बेसेंट वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ अ नेशनल अवेकिंग। हर वर्क वाज पब्लिश इन 1902 एंड विच शी सैड इंडिया इज़ नॉट कंट्रोल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल बट रेदर फॉर द प्रॉफिट ऑफ द कनक्वेरर। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों कन्नड़ कहा जाता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है गुजरात तट है, इसको बुलाता है काठियावाड़ी तट बोला जाता है। और यहाँ पर जो दिख रहा होगा यहाँ मुंबई है, इसको बुलाता है कोंकण तट बोला जाता है। यहाँ पर जो गोवा है आपको दिख रहा होगा, आप देख पाइएगा कि यहाँ पर गोवा है। इसके दक्षिण में आप देख पाइएगा कि कन्नड़ तट है, आप यहाँ देख लीजिएगा। वैसे ही नीचे देखिए इधर है, इस साइड में आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में आप दिख रहा होगा कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी तट है दोस्तों। इसको मालाबार तट भी इधर बोला जाता है दोस्तों। इधर देखिए तो कोरोमंडल तट है इधर, और इधर ऊपर देखिए इधर आंध्रा तट है इधर। उसके बाद है उड़ीसा के साइड में दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर उत्कल तट है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का टोटल तट था, इसको हम डिस्कशन कर लिए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पश्चिम तटीय पट्टी जो है गोवा का जो है दक्षिणी भाग है, जिसे कन्नड़ कहा जाता है दोस्तों। भारत के पश्चिम तट जो है कन्नड़ तटीय गोवा जो है कर्नाटक और मैंगलोर के क्षेत्र के बीच में है दोस्तों। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत के पठार जो है दोस्तों संकरे तटीय मैदान से घिरा है दोस्तों। वाटर पार्क के ऊपर उठे हुए समुद्र तट और वेव कट प्लेटफॉर्म बताते हैं कि ये तटीय मैदान जो है अनिवार्य रूप से भूमि से सटे समुद्रों के उभरे हुए तल है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार जो है संकीर्ण तटीय पट्टी के एक खंड से घिरा है, जो पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी के साथ चलता है दोस्तों। उसके बाद तो पश्चिमी घाट जो है और अरब सागर के बीच स्थित जो है
पश्चिमी घाट एक संकरा मैदान है जो 4 खंडों में दोस्तों बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला है कच्छ है और कठियावाड़ी तट जिसको बोला जाता है। कोंकण तट है, मुंबई और गोवा के बीच है। केंद्रीय खंड के कन्नड़ मैदान है जो कि मरमा गांव से मैंगलोर कहा जाता है दोस्तों। दक्षिणी खंड को मालाबार तट जो केरल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिए कि बंगाल की खाड़ी के साथ लगे मैदान जो है चौड़े और समतल है दोस्तों। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी संकरा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला है उड़ीसा में इसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। आप इसके टोटल फैक्ट के बारे में देख पाएंगे दोस्तों। आगे देखिए दक्षिणी भाग के कोरोमंडल तट के नाम से जाना, दक्षिणी भाग जो है दोस्तों उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मेथनॉल का कार्बनिक नाम क्या है दोस्तों। कार्बनिक नाम पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों CH3OH। OH का जिसमें लगा होगा वो इसका फंक्शनल ग्रुप है। OH इसका फंक्शनल ग्रुप है नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेथनॉल का कार्बनिक नाम क्या है दोस्तों। इसका सही जवाब है CH3OH। इसका सही जवाब है CH3OH। जिसमें OH लगा होता है वो मेथनॉल का फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों। चलिए आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वीन ऑफ सॉन्ग जिनको भारत रत्न मिला था उनका नाम बताना था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों सुब्बुलक्ष्मी। इसका सही जवाब है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि क्वीन ऑफ सॉन्ग सुब्बुलक्ष्मी वाज द फर्स्ट एवर म्यूजिशियन टू रिसीव द एक्कोलेड। दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों सुब्बुलक्ष्मी इसका सही जवाब है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ सॉन्ग्स सुब्बुलक्ष्मी वाज द फर्स्ट एवर म्यूजिशियन टू रिसीव द एक्कोलेड। क्वीन ऑफ सॉन्ग्स क्वीन ऑफ सॉन्ग जिनको भारत रत्न मिला था दोस्तों उनका नाम पूछा गया था एग्जाम में। तो इसका सही जवाब दोस्तों सुब्बुलक्ष्मी। क्वीन ऑफ सॉन्ग्स जिनको भारत रत्न मिला था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है सुब्बुलक्ष्मी। पढ़ते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। सुब्बुलक्ष्मी का देखिए दोस्तों जीवन काल जो था 16 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी जो मृत्यु है 11 दिसंबर 2004। मदुरई तमिलनाडु के एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी दोस्तों। वह जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी दोस्तों। देखिए इसके बाद उनके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को और लता मंगेशकर, 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला, 2001 में लता मंगेशकर को और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला दोस्तों। और भी है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बात हो रहा है कि वह 1974 में एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार है दोस्तों, जिन्हें इस उदाहरण के साथ सम्मानित किया गया था कि निर्मल शुद्धतावादियों श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी को दक्षिण भारत की कर्नाटक परंपरा में शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीतों का प्रमुख प्रतिपादक मानते हैं दोस्तों, ऐसा कहा गया था और इसके साथ उनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। वह जो है पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया दोस्तों। वह जो है पहली भारतीय थी दोस्तों जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया दोस्तों।
दोस्तों लीच का संबंध जो है कौन से फाइलम ग्रुप से है दोस्तों, ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसका सही जवाब है दोस्तों एनिलिडा फाइलम, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगर सब फाइलम ग्रुप अगर पूछा जाएगा तो हाइड्रोडिनिया इसका सही जवाब होगा दोस्तों। पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। लीच आर द पार्ट ऑफ एनिलिडा फाइलम एंड द हाइड्रोडिनिया सब फाइलम। दे हैव ए सॉफ्ट बॉडी, मस्कुलर एंड सेगमेंटेड बॉडी डैट कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब है दोस्तों कथक, इसका सही जवाब है दोस्तों। आप चलिए इसके इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कि शोभना नारायण जो है दोस्तों, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना है दोस्तों। उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत के लिए नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके गुरु जो है दोस्तों बिरजू महाराज है दोस्तों। किनके गुरु? शोभना नारायण के गुरु जो है बिरजू महाराज है दोस्तों। आपको दोस्त पता होगा कि बिरजू महाराज भी जो है कथक से संबंधित है दोस्तों। चलिए कथक के प्रसिद्ध नर्तक जो है दोस्तों बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज आप देखे होंगे ऊपर, बिरजू महाराज जो है शोभना नारायण के गुरु है दोस्तों। सितारा देवी है दोस्तों, शंभू महाराज है, दमयंती जोशी है, शोभना नारायण है, उसके बाद है उमा शर्मा है, उसके बाद शोभा कोसर है दोस्तों। ये है कथक के प्रसिद्ध नर्तक है दोस्तों। चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट जो है बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख पाएंगे कि भारतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? तो ये केरल का है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा कहाँ का है? उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? तो उड़ीसा का है। सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है दोस्तों। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है दोस्तों। ये जो है क्लासिकल डांस है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम से संबंधित। एक है रुक्मणी देवी है। भारतनाट्यम से संबंधित कौन है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रुक्मण देवी, अरुणडेल है और एक पद्मा सुब्रमण्यम है। उसके बाद है ओडिसी के जो है देखिए बात कर लेते हैं, केलुचरण महापात्र है। केलुचरण महापात्र है दोस्तों। आर्टिकल 195 किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 195 किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसी वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं दोस्तों। कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, वेतन और भत्ते ऐसे दरों पर और ऐसे शर्तों पर जो इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले संबंधित प्रांत की विधानसभा के सदस्यों के मामले में लागू थे दोस्तों। उस समय के वेतन उसको मिलेंगे दोस्तों, ऐसा बोला गया था। यानी इस अनुच्छेद में आप देख पाए होंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य के वेतन के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है दोस्तों। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति जो है समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे दोस्तों। क्योंकि राज्य में जो है गवर्नर जो है वो सिलेक्ट करते हैं और राष्ट्रपति के पास भेजते हैं नाम को, तब जाकर अन्य न्यायाधीश बनता है दोस्तों। अनुच्छेद 169 इसमें कहा गया है कि संसद जो है कानून द्वारा ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के उन्मूलन के लिए या ऐसी परिषद के निर्माण के लिए प्रावधान कर सकता है दोस्तों। मतलब ऐसा परिषद का निर्माण के लिए प्रावधान कर सकता है जहां पर विधानसभा तो है और विधान परिषद नहीं हो, तो विधान परिषद के लिए इसमें 169 में प्रावधान किया गया है दोस्तों। आप इसमें देख पाएंगे कि जिसमें ऐसी कोई परिषद नहीं है यदि राज्य की विधानसभा जो है बहुमत से, विधानसभा जो है बहुमत से
उस प्रस्ताव पर पारित कर देगा दोस्तों, और विधानसभा की कुल सदस्यता का और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा। यानी उस बिल को अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो संसद जो है विधान परिषद का निर्माण कर सकता है। दोस्तों आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।